सभी को नमस्कार और जय हिंद। तो यूरोपीय कंपनी के आगमन में ना हम पुर्तगाली को पढ़ चुका था। किसे पढ़ा था? तो पुर्तगाली को पढ़ा था। फिर उसके बाद पुर्तगाली के बाद जो कंपनी आई थी ना वो डच आई थी और डच को हमने पढ़ चुका था। फिर डच के बाद कौन आता है? तो अंग्रेज आता है। लेकिन हम अंग्रेज को ना पढ़ करके फ्रांस को पढ़ेंगे। पूछेगा क्यों? तो इसके पीछे रीजन ये है ना कि अंग्रेज जो है ना हमारे देश में लंबे समय तक शासन करता है। और जब लंबे समय तक शासन करता है तो ये काफी बड़े हैं, यानी इसको काफी बड़े चीज में हमें पढ़ना पड़ेगा, यानी इसका वीडियो लंबा बन जाएगा। तो जो छोटे छोटे है ना, जो छोटे छोटे पार्ट में खत्म हो जा रहे हैं, जो छोटे छोटे समय के लिए शासन किए थे, पहले हम उनको पकड़ लेते हैं। ठीक है, उनको खत्म कर देते हैं और उसको खत्म करने के बाद हम फिर अंग्रेज को पढ़ेंगे, क्योंकि अंग्रेज काफी लंबा चलेगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया कि क्यों हम फ्रांस को पढ़ रहे हैं। अब देखिएगा, फ्रांस को पढ़ने हैं तो पढ़ने के क्रम में हम पहले ये समझाना चाहते हैं कि जैसे में हमने एक रफ मैप लेते हैं किसका? वर्ल्ड का। देखिएगा, रफ मैप इसलिए ले रहे हैं ना ताकि आपको चीजों को समझ में आ सके कि देखिए कैसे कैसे होता है जो। ठीक है, ये हमने रफ मैप लिया, ये है एशिया यहाँ से। ठीक है, और ये है एशिया हो गया, और ये हमारा अफ्रीका हो गया, और ये यूरोप हो गया। ठीक है, अब देखिएगा जैसे में क्या होता है ना कि आपके अगर बगल की बात करते हैं, अगर आपके पड़ोस में कुछ बच्चे अगर कोई काम करते हैं ना तो वहां पे बच्चे में देखा हिसकी हो जाती है, यानी पड़ोस में देखा हिसकी हो जाती है कि फलनवा का बेटा ना ये काम कर रहा है। तो वहां पे और लोग भी करने के लिए सोचते हैं अगर काम अच्छे हो तो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि पुर्तगाल ना इंडिया से व्यापार कर रहा था। फिर पुर्तगाल के बाद कौन आया था? डच भी क्या कर रहा था? ये व्यापार इंडिया से कर रहा था। तो आपको पता है कि देखा देखा हिस्ट्री में काफी काम होते हैं। तो यूरोप के बगल के एक ऊपर में और देश है, वो है कौन? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। और उस फ्रांस के पहले भी अंग्रेज यहाँ में इंडिया में आ चुका है। ठीक है, तो अब क्या होती है कि फ्रांस भी देखा देखा हिस्ट्री इंडिया में क्या करता है? आता है। किस लिए आता है? तो व्यापार करने के लिए आता है। मकसद तो साफ है, इसका करना क्या है? तो व्यापार करना है। अब जब व्यापार करने के लिए आता है तो 1664 ईस्वी की बात है। कब? 1664 ईस्वी की बात है। ठीक है, उस समय वहां का राजा था लुई 14वां। आप 9th क्लास में ना पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, लुई 14वां वहां का राजा था। ठीक है, जब लुई 14वां वहां का राजा था तो उसका एक मंत्री था, कौन था? कॉलबर्ट। उसका एक मंत्री का नाम क्या था? कॉलबर्ट। अब ये कॉलबर्ट की अध्यक्षता में क्या होती है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है? स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? तो 1664 ईस्वी में कॉलबर्ट की अध्यक्षता में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है? स्थापना होती है। चीज तो यहां तक तो क्लियर है। अब जब कंपनी स्थापना हो जाएगी तो क्या बैठ के मुंह देखेगा? तो बोलिए कि नहीं, मुंह कहाँ देखेगा। तो फिर वो कंपनी ना 1668 ईस्वी में क्या करती है? अब यहाँ से चल देती है, कुछ समय के बाद क्या होती है? यहाँ से ये चल देती है और 1668 ईस्वी में यही यहाँ पे कहाँ पे पहुंचती है। ठीक है, 1668 ईस्वी में सूरत में, कहाँ जगह पे? इंडिया का सूरत एक जगह है। ठीक है, काफी लोग जानते होंगे सूरत। ठीक है, तो सूरत में फ्रांस जो है 1668 ईस्वी में अपनी पहली व्यापारिक कोठी को क्या करता है? स्थापना करता है, यानी पहली फैक्ट्री को क्या करता है? स्थापना करता है। क्योंकि व्यापार करने के लिए उसे एक कोठी की आवश्यकता पड़ेगी। जिस समय आप गांव देहात में देखते होंगे कि आज भी कोठी कई घरों में वो चीज है। कोठी को रखने का मकसद क्या था कि कई जगह से हम सामान खरीदे, उसे एक जगह इकट्ठा कर दिए। ठीक है, और एक उसको सुरक्षा देने के लिए कवच, यानी सुरक्षा कवच के लिए उसे हम चारों तरफ से क्या करते थे? घेरा लगा देते थे। ठीक है, उसी लिए उसे क्या बोला जाता था? व्यापारिक कोठी बोला जाता था। ठीक है, अब ये व्यापारिक कोठी कब बनाया? फ्रांस। तो 1668 ईस्वी में बनाता है। कहाँ पे? तो सूरत में। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगले ही वर्ष तो कब? अगले वर्ष तो अगले ही वर्ष यानी 1669 ईस्वी की बात है। तो 1669 ईस्वी में क्या करता है ये फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये मसूलीपट्टनम में, कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। अब ये मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? तो ये मसूलीपट्टनम पड़ता है आज के आंध्र प्रदेश में।
मसूलीपट्टनम में क्या करता है, अपना दूसरा व्यापारिक कोठी को क्या करता है, स्थापना कर लेता है। अब देखिएगा यहां तक ना सिर्फ क्या है, इसके व्यापारिक कोठी की बात है और इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। नहीं पूछे जाने का रीजन भी है क्योंकि हमें जो जो इंपॉर्टेंट है हमें वही चीज पढ़ना है, जो हमें बुक में दिया गया है वही पढ़ना है, ज्यादा तो पढ़ना नहीं है। अब क्या होती है कि कुछ राजनीतिक चीज है, अब उस राजनीतिक मामले को हम देखते हैं, ठीक है। राजनीतिक मामलों को देखने के क्रम में क्या होती है, देखिएगा 1669 ईस्वी तक तो हम पहुंच चुके थे। फिर इस टाइम में क्या होती है कि कोई मुख्य काम नहीं होते हैं, तो इसीलिए क्या होती है, उसे में पढ़ना नहीं है। तो 1742 ईस्वी की बात है, कब, 1742 ईस्वी की बात है। 1742 ईस्वी में डुप्ले को क्या करके भेजा जाता है, गवर्नर बना करके भेजा जाता है। यानी फ्रांस की सरकार ने डुप्ले को इंडिया में गवर्नर बना करके क्या करता है, भेजता है, यानी अपना प्रतिनिधित्व बना करके इंडिया में क्या करता है, भेजता है। यानी मेन अब प्रमुख कौन हो गया, फ्रांस का मेन प्रमुख इंडिया में अब कौन बैठा हुआ है, डुप्ले। ये डुप्ले काफी समझदार व्यक्ति था और ये डुप्ले ही जो था ये भारतीय राजनीतिक में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। क्या करना प्रारंभ किया, हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। इसका मतलब कि भारतीय राजनीति में इसने अपना इंटरेस्ट लेना प्रारंभ कर दिया। मतलब क्या, मतलब ये कि अब इंडियन राजा आपस में लड़ रहे हैं तो उसको लड़वाने का भी ये काम करना स्टार्ट कर दिया। यानी एक पक्ष से ये शामिल हो जाए, वो उस पक्ष से उधर शामिल हो जाए, इस तरह से ये काम करना चालू कर देता है। और जो आप पढ़ते हैं ना, जिसमें सहायक संधि के बारे में आप पढ़ते हैं, तो ये सहायक संधि का लाने का काम यही किया है, ठीक है। लेकिन मेन रूप से इसे फैलाने का काम जो है ना बेलेजली में, यानी स्टार्टिंग वाला काम जो किया था ना, ये डुप्ले ही किया था, समझ गए। ये डुप्ले के देखा हिसकी ही वो आगे अंग्रेज सब काम करता है और अपने प्लान में क्या होता है, सक्सेस होता है। लेकिन कहा जाता ना है कि डुप्ले को क्या कर लिया जाता है, कि फिर बुला लिया जाता है। क्यों बुला लिया जाता है भाई, डुप्ले को क्या कर लिया जाता है, बुला लिया जाता है। तो क्यों बुला लिया जाता है, तो 1746 ईस्वी की बात है। 1746 ईस्वी में ये डुप्ले जो था ये मद्रास को क्या कर लेता है, ये आक्रमण कर लेता है, यानी मद्रास को अपने अधिकार में ले लेता है। तो फिर आप पूछिएगा कि मद्रास को क्यों अधिकार में अपने ले लिया, तो उससे पहले फिर आगे चलते हैं, इन पीछे चलते हैं। उससे पीछे क्यों चलते हैं, अब देखिएगा, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ रहा है ना। तो अब इसे मिटा दें तो कोई दिक्कत, तो ठीक है रहने देते हैं, बाद में मिटा देंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बात है ना क्या कि 1740 ईस्वी की बात है। अब हम पीछे चल रहे हैं क्योंकि कहानियां को हम पीछे लेके आ रहे हैं। 1740 ईस्वी की बात है। यहीं पे है एक ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया जो इसकी राजधानी कौन सा है, तो वियना, ठीक है। ये ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का क्या हो चुका था, युद्ध हो चुका था। मतलब उत्तराधिकार कौन बनेगा, यानी राजा को बनाने के लिए संघर्ष चल रहा था। कहां पे, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। तो एक तरफ से इंग्लैंड इंटरेस्ट ले रहा था कि, यानी इंग्लैंड इंटरेस्ट ले रहा था क्या, कि हमारे सपोर्टर वाले व्यक्ति ऑस्ट्रिया में राजा बने, और एक तरफ से फ्रांस सपोर्ट ले रहा था कि हमारे इंटरेस्ट वाले व्यक्ति ऑस्ट्रिया में क्या करे, राजा बने। यानी कहने का मतलब है कि मेरे तरफ वाले व्यक्ति जो हमारे सपोर्टर हो वो ऑस्ट्रिया में राजा बने, और वो कह रहा है कि मेरे सपोर्टर वाला व्यक्ति वो ऑस्ट्रिया में क्या करे, राजा बने। कब, 1740 ईस्वी की बात होती है। अब खुद आप बताइएगा, आप और आपके गांव के ही पार्टनर हैं, कहीं आप बाहर में रह करके पढ़ते हैं और आपको पता चला कि बगल में दोनों के घर में लड़ाइयां स्टार्ट हो चुकी है, गांव में दोनों के घर में लड़ाइयां स्टार्ट हो चुकी है। तो आप यहाँ पे अगर पार्टनर हैं तो क्या आपको दोनों के पार्टनर में भी मनमुटाव होना लाजमी है कि नहीं। क्योंकि आप कहिए कि हमारे मम्मी पापा से इसका मम्मी पापा लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या होती है, कुछ ना कुछ मनमुटाव लाजमी है कि हो जाता है। तो इंडिया में भी क्या हो गया कि दोनों के बीच में मनमुटाव चालू हो गया, यानी दोनों के बीच में दुश्मनी प्रारंभ हो जाता है। और इसी प्रारंभ की घड़ी के बाद क्या होती है कि 1740 ईस्वी में ही क्या होता है कि अंग्रेज का एक कैप्टन है, ठीक है। कैप्टन कौन है, थॉमस बर्नेट। ये काफी पूछता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा।
अंग्रेज का ही एक कैप्टन है, यानी जो जहाज का जो कैप्टन होता है ना वो, यानी मेन प्रमुख यही था, थॉमस बर्नेट। ये थॉमस बर्नेट ने क्या करता है कि फ्रांस की जो जहाज है ना, उस जहाज पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है, यानी कब्जा में ले लेता है। कौन ले लेता है, कब्जा में। कब्जा जैसे जिसमें देखिए वहां पे तो लड़ाइयां चल रही थी, यूरोप में लड़ाइयां चल रही थी, लेकिन तत्कालीन कारण यही होता है कि थॉमस बर्नेट जो है ये फ्रांस की जहाज को क्या कर लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है। और जब अपने कब्जे में ले लेता है तो फिर उसी के बाद क्या होती है कि कर्नाटक का युद्ध के नाम से प्रारंभ हो जाता है। तो अब समझिएगा, ठीक है, समझ में आया। तो कर्नाटक का युद्ध कब से प्रारंभ हो गया, तो 1740 ईस्वी के नाम, 1740 ईस्वी से ही एक युद्ध प्रारंभ हो जाती है। उस युद्ध का नाम क्या दिया जाता है, कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का युद्ध दिया जाता है। अब देखिएगा, जब कर्नाटक का युद्ध कब से प्रारंभ हो गया, 1740 ईस्वी से। क्यों प्रारंभ हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रिया में संघर्ष चल रहा था राजा को बैठाने के लिए, लेकिन तत्कालीन कारण क्या था कि इसके जहाज पर क्या कर चुका था, फ्रांस के जहाज पर ये अधिकार कर चुका था। कौन, थॉमस बर्नेट। थॉमस बर्नेट कौन था, तो थॉमस बर्नेट ये अंग्रेज का क्या था, मेन प्रमुख था। ठीक है, अब देखिएगा 1740 ईस्वी में क्या होती है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है। तो 1740 से लेकर के ये 1748 ईस्वी तक चलता है, लेकिन ये समाप्त होता है कब, तो ये समाप्त होता है एक्स ला सालेप, एक जगह है एक्स ला सालेप, यूरोप में ही एक जगह है। एक्स ला सालेप की संधि होती है और एक्स ला सालेप की संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। यहां तक तो कोई दिक्कत, तो कहिएगा बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही चीज को ना हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से कब तक चल रही है, तो 1740 से 48 ईस्वी तक क्या होती है, चलती है। उसका रीजन क्या था कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। और तत्कालीन कारण क्या था, तो तत्कालीन कारण में क्या था कि थॉमस बर्नेट जो था, ये थॉमस बर्नेट फ्रांस की जहाज पर क्या कर चुका था, अधिकार कर चुका था। और जैसे ही अधिकार करता है फ्रांस और इसके बीच में, किसके बीच में, फ्रांस और अंग्रेज के बीच में एक युद्ध होता है। उस युद्ध को क्या नाम दिया जाता है, कर्नाटक का युद्ध। क्योंकि ये युद्ध 3 गो चलता है, इसलिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये कब से कब तक चलता है, 1740 ईस्वी में स्टार्ट होता है तो 1748 ईस्वी तक चलता है। 1748 ईस्वी में एक ला सालेप है, वहीं पे एक संधि होती है और संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। यहां तक तो कोई दिक्कत, तो कहेगी नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो था किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो था एक्स ला सालेप की संधि के तहत क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। चीज एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर है, तो कहेगा हाँ बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा कि उसके बाद कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होता है। तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होता है कब, तो 1751 ईस्वी में होता है। तो पूछिए कर्नाटक का द्वितीय युद्ध का रीजन अब क्या है, पहला युद्ध तो समाप्त हो गया था, तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होने का रीजन क्या है कि अब देखिएगा, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। अब जैसे में देखिए, ये हमारा क्या है, इंडिया है, और ये सब जो थे, एक रियासत था हैदराबाद। कौन सा था, हैदराबाद था। ठीक है, और यहाँ पे जो था, यहाँ पे ये था मैसूर। कौन सा था, ये मैसूर था। और इस सब क्षेत्र में था कौन, मराठा था। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हैदराबाद का जो प्रमुख था निजाम उल मुल्क, हैदराबाद का जो प्रमुख था निजाम उल मुल्क, क्या होती है, 1748 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। देखिएगा रीजन, 1748 ईस्वी में कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब 1748 ईस्वी में निजाम उल मुल्क की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और निजाम उल मुल्क की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बेटा 2 हैं, एक है मुजफ्फर जंग, एक है नासिर जंग। एक कौन है, मुजफ्फर जंग, और एक है नासिर जंग। अब ये दोनों के बीच में उत्तराधिकार का क्या चलता है, युद्ध चलता है, मतलब कि संघर्ष चलता है। एक कहता है भाई कि हम बनेंगे प्रमुख, एक भाई कहता है कि प्रमुख हम बनेंगे। अब इसी चीज का फायदा उठाता है कौन, फायदा उठाता है, तो एक तरफ अंग्रेज भी फायदा उठा रहा है। अब देखिएगा,
हमने अभी बताया कि सबसे पहले प्रारंभ कौन करता है, डुप्ले ही क्या करता है, प्रारंभ करता है कि भारतीय राजनीतिक में ये हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देता है। अब डुप्ले जो है एक भाई के तरफ से इधर से है, तो अब खुद जानिए कि फ्रांस के लोग जब इधर से हैं तो अंग्रेज वाले अब किधर से रहेंगे, इधर से रहेंगे। सिंपल सी बात है। अगर ये मुजफ्फर जंग की तरफ से है डुप्ले, तो ये अंग्रेज की तरफ से कौन, अंग्रेज जो है किसके तरफ से रहेगा, नासिर जंग की तरफ से रहेगा। यानी भारतीय राजनीति में दोनों देश फ्रांस और कौन, फ्रांस और कौन, तो अंग्रेज प्रारंभ कर देता है हस्तक्षेप करना। तो सबसे पहले स्टार्ट कौन करता है, तो डुप्ले ही क्या करता है, सबसे पहले स्टार्ट कर देता है। यहां तक तो कोई दिक्कत, तो कहिएगा कि कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होती है कि उसी के क्रम में कर्नाटक में भी क्या होता है ना, कि कर्नाटक में भी ये संघर्ष का युद्ध चलता है कि हम प्रमुख बनेंगे, वो कहता है कि हम प्रमुख बनेंगे। ठीक है, एक तरफ कौन है, तो एक तरफ मोहम्मद दोस्त है और एक तरफ अनवरुद्दीन है। ये दोनों के बीच में संघर्ष चलता है और एक तरफ से इंग्लैंड इसको साथ दे रहा है और दूसरी तरफ से इसको कौन साथ दे रहा है, तो फ्रांस साथ दे रहा है। तो आप कह सकते हैं ना यहाँ पे कि कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध होता है ये भारतीय राजनीतिक की वजह से होता है, जिसमें दोनों देश क्या करता है, अपना शक्ति का क्या करता है, प्रदर्शन करता है, यानी हस्तक्षेप करता है। एक तरफ कर रहा है कि हमारे सपोर्टर वाले राजा बनो और एक तरफ कर रहा है कि हमारे सपोर्टर वाले राजा बनो। पूछिएगा ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि अगर हम किसी आदमी को राजा बनाएंगे तो हमें व्यापारिक में क्या करेंगे, वो सुविधा प्रदान करेंगे, हमें कुछ क्षेत्र देंगे, ठीक है, और हमें टैक्स ज्यादा नहीं लगेंगे। इसीलिए क्या करता है कि भारतीय राजनीतिक में इंटरेस्ट लेना प्रारंभ करता है। कौन, ये दोनों के दोनों। अब क्या होती है, कहा यह भी जाता है कि 1753 ईस्वी में क्या होता है कि ये डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार क्या कर लेता है, बुला लेता है। पूछिएगा क्यों, पूछिएगा क्यों, इसलिए बुला लेता है ना, क्योंकि क्योंकि इसे जैसे में इसे लगता ये है ना कि डुप्ले जो है ये अपने ढंग से काम कर रहा है, ठीक है। और लेकिन लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ये डुप्ले का काफी ज्यादा शिकायत करता है। कौन, अंग्रेज शिकायत करता है, क्योंकि एक सलाह सलेब की संधि होती है, उसके तहत कुछ शर्त को रखा जाता है, लेकिन वो शर्त को दरकिनार कर दिया जाता है और डुप्ले को क्या कर दिया जाता है, बुला लिया जाता है। कौन, यानी फ्रांसीसी सरकार डुप्ले को क्या कर लेती है, बुला लेती है। और डुप्ले को बुला लेती है कब, 1753 ईस्वी में। और कहा यह भी जाता है कि डुप्ले को वापस जाना ही फ्रांसीसी की क्या हो जाती है, इंडिया से बोरिया बिस्तर समाप्त हो जाता है। क्योंकि डुप्ले जो था ना, ये अंग्रेज के नाक में दम करके रखे हुए था। यानी डुप्ले जब था तो फ्रांस मजबूत स्थिति में था, लेकिन डुप्ले जैसे ही वापस फ्रांस जाता है तो अब उसके बाद मजबूत स्थिति में कौन आ जाता है, तो अब मजबूत स्थिति में आ जाता है ये अंग्रेज आ जाता है, ठीक है। अब ये जब डुप्ले चला गया तो डुप्ले के स्थान पर कौन आएगा, तो डुप्ले के स्थान पर आता है गोडेहू, ठीक है। अब ये जब गोडेहू आता है, क्योंकि देखिएगा मजबूत स्थिति में है। 1746 ईस्वी में खुद हम बता रहे हैं कि 1746 ईस्वी में क्या कर लेता है, ये मद्रास को अपने कब्जे में कर लेता है। और जब मद्रास को कब्जे में कर लेता है तो जब ये एक संधि होती है उसके बाद ही क्या किया जाता है, उसको दिया जाता है। लेकिन हम अभी द्वितीय कर्नाटक युद्ध हम पढ़ रहे हैं, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध पढ़ रहे हैं, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कौन है, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में यही डुप्ले ही न रहेगा। अब ये डुप्ले कब चला गया है, तो 1753 ईस्वी में चला गया है। और ये 55 ईस्वी में क्या होती है, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध समाप्त होता है। लेकिन समाप्त करने के वक्त संधि पर हस्ताक्षर कौन करता है, तो संधि पर हस्ताक्षर कौन कर रहा था, गोडेहू। क्यों गोडेहू कर रहा था, क्योंकि ये तो इसको बुला लिया गया था ना, अब उसके जगह पर कौन आया था, गोडेहू आया था, ठीक है। तो अब ये पूछे जाएंगे कि 1755 ईस्वी में क्या होती है, एक संधि होती है, उस संधि का नाम क्या है, पांडिचेरी की संधि। और ये पांडिचेरी की संधि के तहत कर्नाटक का द्वितीय युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। यहां तक तो कहिएगा कोई दिक्कत, तो कहिए कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सब क्लियर है, कोई दिक्कत, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब जो होती है, अब पूरी तरह से सेना कमजोर अभी भी फ्रांस की नहीं हुई है। लेकिन आप खुद देखिएगा यहाँ पे अब बताते चलते हैं कि अंग्रेज की स्थिति काफी बढ़ चुकी है, यानी काफी मजबूत स्थिति में अब अंग्रेज आ चुका है। कब, क्योंकि कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी क्या होती है, संधि के तहत समाप्त हो जाता है, कोई कदम नहीं उठाया जाता है।
लेकिन कर्नाटक का द्वितीय युद्ध भी होता है, उसमें संधि के तहत क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन ज्यादा मजबूती में कौन उभरता है, तो अंग्रेज ही उभरता है। अब इसकी सेना को कुचलने के लिए, काउंट डी लाली के नेतृत्व में क्या होती है कि अंग्रेज के खिलाफ सेना पर क्या करता है, किसको, कौन से सेना के खिलाफ, अंग्रेज की सेना के खिलाफ क्या करता है, हमला करता है। हमला करता है क्यों, अब रीजन हम बताते हैं। इसके पीछे रीजन क्या होती है कि 1756 ईस्वी की बात है। कब है, 1756 ईस्वी की बात है। ये 1756 ईस्वी में यूरोप में कौन सा जगह पे, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट हो जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध यानी 7 वर्ष वाला युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ दिए जाते हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। तो सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था, एक तरफ था इंग्लैंड और एक तरफ था कौन, फ्रांस था। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, इंग्लैंड ये कहां में, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ होता है कब, 1756 ईस्वी में। तो इसमें 7 जोड़ दीजिए तो कब, 1763 ईस्वी तक। ठीक है, अब वहां पे भी क्या हो चुका है, लड़ाई हो चुका है। तो अब फिर वही वाला बात है कि जब घर पे लड़ाई हो गया है तो आप यहाँ पार्टनर बन करके रह रहे हैं, तो आप में भी कुछ समय के बाद लड़ाइयां क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो 2 साल के बाद यानी 1758 ईस्वी में ही क्या होती है कि एक और युद्ध हो जाता है, जिसे कर्नाटक का तृतीय युद्ध के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्या होती है कि सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच तो होता ही है, तो लेकिन इसमें इंग्लैंड की क्या हो जाती है, विजयी हो जाती है, और फ्रांस की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। ठीक है, और फ्रांस की हार हो जाती है, और फ्रांस की हार हो जाने के बाद ही क्या होती है कि पेरिस की क्या होती है, एक संधि होती है, पेरिस की संधि। और पेरिस की संधि होती है जिसके तहत ये सप्तवर्षीय युद्ध भी क्या होता है, समाप्त होता है। और इंडिया में जो चल रहा था कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो चल रहा था, ये कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी पेरिस की संधि के तहत क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और उसके पहले यानी 3 साल पहले की बात बता रहे हैं, तो 1760 ईस्वी में, 1760 ईस्वी में, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1760 ईस्वी में क्या होता है कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम क्या है, बांडीवास का युद्ध। ठीक है, ये बांडीवास के युद्ध में भी क्या होता है कि इंग्लैंड क्या होता है, विजयी होता है, और फ्रांस की क्या होती है, हार होती है। ठीक है, जब देखिएगा ये सभी युद्ध हार गए, यानी यही हारने के बाद में इसकी कमर पूरी तरह से क्या हो जाती है, फ्रांस की टूट जाती है इंडिया में। बांडीवास का युद्ध इंडिया में ही हो रहा है, और बांडीवास का युद्ध इंडिया में हो रहा है, और इंडिया में फ्रांस क्या होता है, हार जाता है। और हारने के बाद फ्रांस की कमर इंडिया में टूट जाती है, और ये ज्यादा विस्तार इंडिया में नहीं कर पाता है। और उसके बाद मेन प्रमुख बन करके कौन आता है, तो वही अंग्रेज आता है। ठीक है, फिर अब जब अंग्रेज आएगा तो हम पढ़ाएंगे कि बांडीवास का युद्ध क्यों जीत रहा है 1760 ईस्वी में। अब ये कम से कम इतना तो जानते हैं ना कि 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध क्या कर चुका है, ये जीत चुका है। या जब अंग्रेज को हम पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। तो यही जोश उमंग, क्योंकि बंगाल को जब जीत गया था तो इससे कुछ धन मिला, पैसा मिला, और यही सब यहाँ पे क्या कर देता है, इस्तेमाल कर देता है। ठीक है, यानी कुछ कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया था। और इसमें क्या होती है कि फ्रांस की हार होती है, और फ्रांस यहाँ से अपना बढ़िया बिस्तर समेटना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद इसकी स्थितियां सुदृढ़ नहीं होती है, यानी कम क्षेत्र में सिमट करके रह जाता है। ठीक है, ये यहीं तक था। और लेकिन एक बात और हम बताते चलते हैं कि जैसे में हमने बताया क्या था कि जैसे में अब जो काउंट डी लाली जो था, ये काउंट डी लाली को ये वहां की सरकार ने, फ्रांस की सरकार ने फांसी दे दिया था। पूछिएगा क्यों दे दिया था कि इसने जो काम किया था ना, ये काम जैसे में अभी हमने बताया कि जो संधियां हुई थी वो संधि के खिलाफ काम कर रहा था। कौन काम कर रहा था, क्योंकि संधि के खिलाफ काम कर रहा था ये काउंट डी लाली, क्योंकि इसे वहां की सरकार ने बोला नहीं था कि वहां पे कब्जा करो या उसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ आक्रमण करो। ये जो काउंट डी जो लाली जो था, ये अपने मन से इंडिया में क्या कर रहा था, काम कर रहा था। तो इसकी शिकायत कहां कर देती है, ये अंग्रेज शिकायत कर देता है फ्रांस के पास में कि देखो तुमने संधि किया है, हम संधि को मान रहे हैं, लेकिन ये जो है क्या तुमने इसे आदेश दिया है हमारे खिलाफ कुछ करने का। तो फ्रांस की सरकार ने कहती है कि नहीं, हमने तो कोई आदेश उसे नहीं दिया है।
तो यहाँ ने ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है, कौन? काउंट डी लाली हमारे खिलाफ, ठीक है। और जैसे में काउंट डी लाली हमारे खिलाफ काम कर रहा है, तो या तो हम इसे पकड़ करके, जैसे में क्या होता है कि बांडीबास का युद्ध तो ये हार जाता है, बांडीबास का युद्ध 1760 ईस्वी में तो हार गया है, तो हार गया तो हम इसको देते हैं, इसे देते हैं, तुमको इस पर क्या करना चलेगा? केस चलाना पड़ेगा। अगर दोषी पाया जाता है तो फिर इसे जो सजा होती है वो देना पड़ेगा। और इसीलिए क्या होता है कि ये 1760 ईस्वी में जो बांडीबास का युद्ध हार जाता है, तो इसको पकड़ने के बाद में, इसको पकड़ करके ये इंग्लैंड वाले जो हैं, इसको काउंट डी लाली को फ्रांस की सरकार को दे देता है और उस पर मुकदमा चलता है। और मुकदमे के बाद क्या होती है कि इसको फांसी की सजा होती है, क्योंकि इसी के चलते ही क्या होती है, इसकी आक्रामक नीति के वजह से क्या होती है कि फ्रांस अपना बोरिया बिस्तर इंडिया में समेटने पर क्या हो जाता है? मजबूर हो जाता है, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा गवर्नर था जिसे फ्रांस की सरकार ने क्या किया था? फांसी की सजा दी थी। तो यही काउंट डी लाली को दिया था। तो एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं। रिवीजन क्या था कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो बोलिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1740 से 48 के बीच में हुआ था। तो कौन सा संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो बोलिएगा एक्स ला सालेब की संधि के तहत क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोलिएगा कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कौन से संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो बोलिएगा कि पुडुचेरी की संधि के तहत क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। फिर आप बोलिएगा कर्नाटक का तृतीय युद्ध कौन से संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो पेरिस की संधि के तहत क्या हो गया था? समाप्त हो गया था, ठीक है। और पेरिस की संधि किसके किसके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। ताकि मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।